हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप कुमार गुप्ता, जोहार। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक को डील कर रहे हैं, ज्योग्राफी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बार बार आप लोग को बताया भी जा रहा है कि ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के लिए, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाई जाती है। तो कल तक हम लोग झारखंड के विस्तार के रूप में, झारखंड के भौगोलिक परिचय के रूप में देख चुके थे। आज हम लोग ज्योग्राफी के अगला पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का अगला पार्ट के रूप में देखना चाहते हैं। तो आज हम जो पार्ट उठा रहे हैं वहाँ भी पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वह भी पोर्शन झारखंड के ज्योग्राफी में इम्पॉर्टेंट है। और हर एग्जाम में, जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें से देखिएगा तो जिस पोर्शन को हम उठाने जा रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो नेसेसरी ही पूछी जाती है, और भी ज़्यादा पूछी जा सकती है, लेकिन दो क्वेश्चन या कम से कम एक क्वेश्चन उस टॉपिक से नेसेसरी पूछी जाती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को उठाने जा रहे हैं वह टॉपिक है झारखंड का अपवाह तंत्र। झारखंड का अपवाह तंत्र, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से अपवाह तंत्र में शामिल नदियाँ, खास करके नदियाँ, जलप्रपातें और गर्म जल कुंड जो झारखंड का विशेषता के रूप में पाई जाती है। जो अपवाह तंत्र झारखंड में शामिल है, नदियाँ और जलप्रपातें और गर्म जल कुंड जो झारखंड की अलग पहचान बनाती है, तो उस पोर्शन को, उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक क्या होगा हमारा, झारखंड का अपवाह तंत्र। तो हम लोग पहले हेडिंग दे लेते हैं, झारखंड का अपवाह तंत्र यानी अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली। तो आज हम लोग झारखंड का अपवाह प्रणाली देखेंगे। तो सबसे पहले बात उठता है कि अपवाह प्रणाली किसे कहते हैं या अपवाह तंत्र क्या होता है। तो अगर हम बात करें तो चाहे वह वर्षा का जल हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का जमा हुआ जल हो, अगर वह किसी क्षेत्र से बहकर दूसरे क्षेत्र में चला जा रहा है, वर्षा का पानी हो या किसी जमा हुआ पानी, डैम का पानी हो या फिर तालाब का पानी हो, पोखरा का पानी हो, तो वह पानी अगर बह के दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो वह किस माध्यम से जा रहा है, अपवाह के माध्यम से जा रहा है। तो झारखंड में भी ऐसी विशेषता पाई जाती है, खास करके नदियां की विशेषता है, जहां नदियां एक की ओर से बहकर दूसरी ओर चली जाती है। तो अपवाह तंत्र, अपवाह का मीनिंग ही निकलता है एक क्षेत्र का पानी दूसरे क्षेत्र में चला जाना। अब जिस माध्यम से जाएगा वह अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। तो अपवाह तंत्र के बारे में अगर हम लोग झारखंड में देखना चाहें तो झारखंड का अपवाह तंत्र, झारखंड का अपवाह तंत्र मुख्यतः तीन भागों में हम लोग बांटकर पढ़ेंगे। जो मुख्य रूप से है वह पहला है झारखंड में नदियां, यानी झारखंड की नदी जो सबसे प्रमुख रूप में आती है, अपवाह तंत्र का हिस्सा में आता है। दूसरा अगर हम लोग देखना चाहे तो यह आएगा आपका जलप्रपातें, जो झारखंड का विशेष पहचान बनाती है, जलप्रपातें। और अगर बात हम लोग करना चाहे तो झारखंड का ही पहचान बनाता है जलकुंड या गर्म जलकुंड, इसको बोल सकते हैं, काहे कि अधिकतर यहाँ पाई गई है वह जलकुंड गर्म किस्म का है। तो गर्म जलकुंड, गर्म जलकुंड, तो यह झारखंड की तीन अपवाह तंत्र के रूप में आता है। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर बात करें इससे भी पहले, अपवाह तंत्र से पहले, तो झारखंड का जो संरचना के बारे में बात हम लोग किए थे, धरातलीय संरचना के बारे में। तो उस धरातलीय संरचना के बारे में हम लोग यह बात किए थे कि झारखंड लगभग सभी क्षेत्र में पठार पाया जाता है। झारखंड खुद एक छोटा नागपुर पठार में बसा हुआ क्षेत्र है, और झारखंड के अंतर्गत में लगभग सभी क्षेत्र जो है वह औसत ऊंचाई के रूप में 700 से 750 ऊंचाई का पठार पाई जाती है, जिसमें हम लोग मुख्यतः पाट क्षेत्र देखे थे, उसमें रांची का पठार देखे थे, रांची का पठार के अलावा हजारीबाग के पठार देखे थे। तो अगर हम लोग बात करें तो झारखंड का अपवाह तंत्र में जो सबसे ज्यादा जो मुश्किलें पैदा करती है वह है पठारी क्षेत्र। यह पठारी क्षेत्र क्यों मुश्किलें पैदा करती है, क्योंकि पठारी क्षेत्र से जो भी नदियां निकल रही है वह पठार से अचानक ढलान बनाने के कारण वह नदियां इतना तेजी से बह जाती है, वह जल इतना तेजी से प्रवाह कर जाती है कि यहाँ का जो आंतरिक संरचना एक तो कठोर है ही, और एक पठारी क्षेत्र में इतना तेजी से नदियां प्रवाह कर जाती है कि पानी का जो सोखाव है, यानी जमीन जो उसको सोख सकती और जो नमी बनाकर रख सकती वह नहीं कर पाती है। यानी कि यहाँ का जो अपवाह है वह पठारी और आंतरिक संरचना पर डिपेंड है।
किसी भी क्षेत्र का अगर अपवाह तंत्र हम लोग देखें तो वह डिपेंड किस पर होती है, तो वहां पर मानसून कैसा है, वहां की जल की मात्रा क्या है, वर्षा की मात्रा क्या है, वहां पर आंतरिक संरचना कैसी है, वहां का भूगर्भिक संरचना कैसी है, वहां का धरातलीय संरचना कैसी है, इस सभी प्रकार की चीजों पर अपवाह तंत्र डिपेंड करता है। एग्जाम्पल स्वरूप जैसे मान लीजिए कि हम लोग वर्षा का बात किए, तो वर्षा का पानी अगर वर्षा हुई तो वर्षा के पानी कहीं रुकेगी तब तो धरातल में जाएगी, तब तो नीचे की ओर सूखेगी। लेकिन अगर वर्षा के पानी रुकती ही नहीं है, उसका बहाव ही इतना तेज हो जाए कि वह कहीं रुके ही नहीं, कहीं ठहरे ही नहीं, तो उसका धरातल में जो अंदर की ओर सुखाव होगा वो नहीं हो पाएगा। तो झारखंड का भूमि के बारे में बात करें तो यह भी पठारी क्षेत्र है और खास करके यह आर्कियन काल के चट्टान से बना हुआ भूमि है, यानी ठोस प्रकार की भूमि है, जो आप लोगों को पहले ही बताया गया है। तो यहाँ का दोनों कारण है, एक पठारी इलाका पड़ने के कारण और दूसरा धरातल पूरा हार्ड होने के कारण यहाँ का जो सुखाव क्षेत्र है, यानी पानी का अंतःग्रहण शक्ति जो है वह बहुत ही नग्न है, बहुत ही कम है। पठारी के कारण तेज से बह जाती है और कठोर की संरचना के कारण सोख ही नहीं पाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो भूमिगत जल की मात्रा हुई, झारखंड का जो भूमिगत जल की मात्रा हुई बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो झारखंड लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है। 80 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है झारखंड। इसमें से मात्र 1.59 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही क्या है, तो धरातलीय स्वरूप में पानी है, धरातल पर पानी है। भूगर्भिक स्वरूप का बात नहीं कर रहे हैं हम, धरातलीय स्वरूप पर पानी कर रहे हैं। यानी कि लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि में झारखंड फैला हुआ है, जिसमें कल हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात किए थे 79,716, उसमें से अगर हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि पर झारखंड फैला हुआ है। और उसमें मात्र धरातलीय स्वरूप में पानी कितना पाई जा रही है, 1.59 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही, केवल इतना ही। जो अगर हम लोग देखें पूरा भूमि का तो कितना निकलेगा, तो लगभग 2% भूमि पर ही धरातलीय स्वरूप में झारखंड में पानी पाई जाती है। आप इससे क्या क्या दिक्कत होगी, तो इससे दिक्कत क्या होगा कि यहाँ का कृषि प्रभावित होगा। कृषि के लिए सबसे प्रमुख चीज पानी है। अब पानी उपलब्ध नहीं है तो कृषि यहाँ पर बहुत कम की जाती है, यही कारण है क्योंकि यहाँ पर धरातल स्वरूप में पानी बहुत कम है। तो यहाँ का जो धरातल स्वरूप को इफेक्ट कर रही है वह कर रही है पठारी संरचना, वह कर रही है धरातलीय संरचना। पठारी संरचना में तेज संरचना यानी कि जो ढलान बना देती है, और कठोर संरचना धरातलीय स्वरूप का एक संरचना जो बनी वह यहाँ पर प्रभाव करती है। दूसरा, यहाँ का जो औसत वर्षा क्षेत्र है, यहाँ का जो औसत वर्षा होती है वह कितना होती है, 120 सेंटीमीटर मात्र, 120 ही सेंटीमीटर मात्र यहाँ पर वर्षा की होती है औसत में। हाईएस्ट कितना जाती है, तो ये नेत्रहाट वाला क्षेत्र में अगर चले जाइएगा तो उस क्षेत्र में हाईएस्ट 140 से 160 180 तक जाती है, और कुछ कुछ क्षेत्रों में तो आप 100 तक आ जाता है। तो यहाँ पर जो अगर देखें हम लोग वर्षा की मात्रा भी बहुत कम है, तो यह भी अपवाह तंत्र को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। यानी वर्षा का मात्रा भी यहाँ पर बहुत कम है, यह भी झारखंड को क्या करती है, तो प्रभावित कर रही है अपवाह तंत्र के रूप में। तो यह हो गया अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाला कारण, जिसमें पठारी संरचना पहला आया। दूसरा में क्या आया, धरातलीय संरचना के रूप में कठोर भाग का होना। तीसरा का आया तो यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा होती है बहुत कम होती है, तो ये भी एक आपका कारक के रूप में आया। किस चीज का कारक, तो अपवाह तंत्र को प्रभावित करने के लिए। दूसरा बात और क्या आया कि जो नदियां बही है वह कठोर संरचना के बीच में बही है, चट्टानी के रूप में बही है। तो उस चट्टानी होने के कारण उस नदियां में नौकायान करने का नहीं मिल पाता है, हम लोग को नौका नहीं कर पाते हैं, यानी उसमें नाव नहीं चलाया जा सकता है। एक्सेप्शन में मयूराक्षी नदी को छोड़ा दीजिए तो झारखंड की कोई भी नदियां नौकायान लायक नहीं है, क्योंकि वह नदियां कैसी बही है, कठोरी संरचना में बही है, चट्टान के संरचना में बही है, तो उसमें नौकायान कैसे किया जाएगा। तो एकमात्र अगर मयूराक्षी नदी को छोड़ा दें तो। तीसरा अगर हम लोग बात करें झारखंड की नदियां के बारे में, तो यहाँ की नदियां क्या है, तो यहाँ की नदियां बरसाती है, यानी बरसात के दिनों में नदियां की बहाव होगी, और बरसात जैसे ही खत्म होगी नदियां में बहाव होना बंद, यानी पानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इससे क्या हुआ कि यहाँ की नदियां बरसाती है, और बरसाती है इसका मतलब नदी में पानी नहीं है, तो बहुत चीज इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट में जैसे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कृषि पर, कृषि सालों भर नहीं हो पाती है, पानी ही नहीं है नदियां में, तो कृषि कैसे हो पाएगी। एकमात्र नदी, उसमें भी एक्सेप्शन छोड़ा दीजिए, कौन सा नदी, तो सोन नदी। सोन नदी जो झारखंड में उद्गम तो नहीं है, लेकिन झारखंड का पलामू और गढ़वा वाला क्षेत्र में सिर्फ प्रवेश है और उसका अपवाह तंत्र आता है वहां पे, तो उस क्षेत्र में सोन नदी का सालों भर पानी रहती है।
तो सोन नदी को अगर एक सेक्शन में हटा दीजिए बरसाती नदी के रूप में, तो बरसाती नदी रूप में आपका सोन नदी नहीं है। बाकी झारखंड का जितना भी नदियां हैं वह क्या है, बरसाती है। यानी बरसात होगी तो पानी रहेगी, या बरसात नहीं होगी तो पानी नहीं रहेगी। यह भी अपवाह तंत्र क्या है, एक कारक के रूप में है। तो जितना भी चीज बताएं यह सभी कारक अपवाह तंत्र को झारखंड में इफेक्ट कर रही है। और झारखंड में अपवाह तंत्र प्रणाली में हम कितना भाग में बांटकर पढ़ेंगे, तो तीन, एक नदियां, दूसरा जलप्रपाते, तीसरा गर्म जलकुंड। तो नदियां की तो बात हो गई, अब बात करते हैं जलप्रपाते की। जलप्रपात की विशेषता क्या है, तो आप लोग जैसे ही बताया कि पठारी यहां पर अचानक ढलान बनाती है, और पठार क्षेत्र अचानक अगर ढलान बनाती है तो वहां से नदियां जो पठारी क्षेत्र से निकलेगी वह नदियां भी अचानक ढलान बनाएगी, और ऊंचाई से गिर रही है वही नदियां, तो वही क्या कहला जाएगी, जलप्रपात। तो झारखंड में पठारी संरचना होने के कारण ही यहाँ पे जलप्रपात पाई जाती है। पठार से नदी निकली, पठार अचानक ढलान बनाया और वही ढलान में नदियां भी बही, तो अचानक नदियां ऊपर से गिरने लगी, तो उसी को हम कह देते हैं जलप्रपात। यानी नदियों का बहाव ऊपर से हो रहा है, ऊंचाई से गिर रहा है, तो पठारी संरचना के कारण ही जलप्रपात भी बन रहा है। तो झारखंड में बहुत सारे जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा, दसम जलप्रपात, हुंडू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, घाघरा जलप्रपात, कई जलप्रपातें मिलेगी आपको, जो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके जलप्रपात कौन सी नदियां बना रही है, कौन सा जिला में है, कहाँ है, क्या विशेषता है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरा अगर बात करें गर्म जलकुंड, तो गर्म जलकुंड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो झारखंड का छोटानागपुर संरचना है वह लावा या मैग्मा से हुआ है, और लावा और मैग्मा में आपका कई प्रकार का विस्फोटक पदार्थ के साथ साथ में उसमें गंधक वगैरह भी पाया जाता है, और वही गंधक वगैरह अब वहां पे ज्यादा डेंसिटी कम होने के कारण और गर्म ज्यादा हो गया है, लावा कारण गर्म अंदर रहता है, तो डेंसिटी कम होने के कारण वही नदियां गंधक के कारण बाहर निकलती है। गंधक विस्फोटक पदार्थ के रूप में लिया जाता है और भी पदार्थ उसमें आता है, तो उसी के लिए बाहर निकलती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गर्म जलकुंड, जिसमें पानी भी गर्म होती है गंधक के कारण, जो झारखंड में कई जगह विशेषता ऐसी पाई गई है। और खास करके भारत का सबसे जो गर्म जलकुंड है, जो सूर्यकुंड है, हमारा बरकट्ठा में पड़ता है, जो हजारीबाग जिला में ही आता है, वह सूर्यकुंड जिसका 88 डिग्री सेल्सियस तक पानी हीट रहती है, जो भारत का सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड है, सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड के रूप में जाना जाता है, वह कहाँ है, तो झारखंड में है। और कई भी दुमका तरफ तो कई है, दुमका पानी है, झुमका पानी है, रानी बहाल है, कई गर्म जलकुंड हम लोग देखेंगे और विशेष रूप से डिटेल रूप में देखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं पहले नदियां का, कि अपवाह तंत्र में हम लोग इसको पहले पढ़ने वाले हैं, वह कौन सी पढ़ेंगे, नदियां। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि झारखंड में जो नदियां हैं वह किस प्रकार की है, नदियां किस ओर बह रही है, नदियां कहां से निकल रही है, इतना पहले हम लोग देख के उसके बाद एक एक नदियां को हम लोग डिटेल से देखेंगे कि इसकी सहायक नदियां कौन है, इसकी कुल लंबाई क्या है, इसकी खास विशेषता क्या है, इसकी सहायक धाराएं क्या है, इसका उपनाम क्या है, इसका प्राचीन समय में क्या विशेषता रहा है, ये सब सारी चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम लोग जो अपवाह तंत्र में शुरू कर रहे हैं वह शुरू कर रहे हैं झारखंड की नदियां। तो अपवाह प्रणाली में, झारखंड की अपवाह प्रणाली में पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं नदियां। तो नदियां को देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि झारखंड का जो पठारी संरचना है वो किस प्रकार का है। पठारी संरचना का जो ऊंचाई है वो किधर ज्यादा है और किधर कम है। एक्चुअली में होता क्या है कि जहां से नदियां की पठारी क्षेत्र, जहां पे पठारी क्षेत्र ज्यादा होगा वहां से नदियां निकलेगी, और जिधर कम होगा उसी ओर बहकर चली जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल नहीं पढ़ेंगे पठारी संरचना के बारे में, क्योंकि हम लोग पिछला वीडियो में उसको हम बहुत गहन पूर्वक से बहुत डिटेल में उसको देख चुके थे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ बात कर लेंगे रिवीजन के तौर पर कि हम लोग देख चुके थे कि पाट क्षेत्र झारखंड की सबसे ऊंची भूमि के रूप में जाना गया, उसके बाद हजारीबाग और उसके बाद रांची जो औसत ऊंचाई 600 मीटर तक था। तो यहां से जितना भी नदियां निकली गई वो नदियां कहां जाएगी, तो आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, जहां कम ढलान पकड़ेगी, यानी कि जहां पे ऊंचाई कम होगा। तो ऊंचाई कम किधर थी, तो ऊंचाई कम थी आपका या तो आपका दुमका वाला क्षेत्र में, यानी कि संथाल परगना वाला क्षेत्र में, या फिर चाहे सिंहभूम का मैदान की ओर में, या फिर आप चले जाइएगा तो धनबाद के क्षेत्र में जो आपका पंच परगना की मैदान पड़ता था, उधर कम ऊंचाई थी। तो यहां से जितना भी नदियां निकलेगी तो वह कहां बहेगी, तो या तो सिंहभूम की ओर चली जाएगी या फिर आपका चला जाएगी आपका धनबाद के क्षेत्र में चले जाएगी, यानी बंगाल के क्षेत्र में चले जाएगी जहां पे कम ऊंचाई पड़ता है। तो हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि नदियां किधर जा रही है। तो अगर हम लोग झारखंड का जो रफली मैप देख सकते हैं, फिर से रफली मैप के अनुसार देखेंगे कि झारखंड की नदियां किधर किधर बह रही है।
तो झारखंड में अगर हम लोग देखें तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र बताए थे यह क्षेत्र था, जिसका ऊंचाई था 900 मीटर। इस क्षेत्र का ऊंचाई था 600 मीटर। ये पूरा क्षेत्र का ऊंचाई था 600 मीटर और इधर पूरा था, ये पूरा एरिया जो था 900 मीटर था, ये पूरी ऊंचाई। तो यहां से जो भी नदियां निकलेगी इस क्षेत्र से, या तो नदियां आपका कम ऊंचाई किधर पड़ रहा है तो 150 सेंटीमीटर से 300 मीटर तक यहां पड़ रहा था, तो नदियां या तो इधर आएगी, इस योर आएगी, नदियां इधर बहेगी, या फिर यहां से जो नदियां निकलेगी वह नदियां इस योर बंगाल का क्षेत्र में चले जाएगी। क्या है कि यहाँ पर भी ऊंचाई झारखंड के अपेक्षाकृत बहुत कम है, तो यह नदियां इधर चली जाएगी। दूसरा में अगर हम लोग बात करें तो नदियां के ऊंचाई के बारे में, तो देखे थे कि हजारीबाग का पठार का जो ऊपरी पठार है, जिसको हम लोग निम्न पठार के रूप में देखे थे, उसका ऊंचाई भी क्या है, इधर का अपेक्षा यानी 600 मीटर वाला ऊंचाई से अपेक्षा कम है। तो यहां से जो नदियां निकलेगी या तो इधर चले जाएगी, उत्तर की ओर चले जाएगी, इस एरिया में चली जाएगी, और संथाल परगना से इधर बंगाल वाले क्षेत्र में कम है ऊंचाई, तो यह नदियां किधर चली जाएगी, इस एरिया में चली जाएगी। तो इससे हम लोग को क्या लगा कि झारखंड का जो भी नदियां होगा वह किधर बहेगी, या तो उत्तर की ओर चले जाएगी, या फिर दक्षिण की ओर आएगी, या फिर उत्तर पूरब की ओर बहे लगेगी, बहेगी जिधर कम ऊंचाई पड़ता है बंगाल के क्षेत्र में। तो झारखंड की नदियां को हम लोग कितना प्रकार से बांटकर पढ़ेंगे, तो दो प्रकार से। एक जो झारखंड की उत्तर की ओर बह रही है यानी बिहार में जो प्रवेश कर जा रही है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे उत्तरवर्ती नदियां के रूप में। दूसरा हम लोग देखेंगे तो झारखंड का जो नदियां दक्षिण की ओर जा रही है या जो नदियां पूरब की ओर जा रही है, तो या तो इसको हम दक्षिणवर्ती पूर्ववर्ती नदियां बोल दें या पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदियां बोल दें, इस नाम से पढ़ेंगे। तो दो नदियां के रूप में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, एक झारखंड का उत्तरवर्ती नदियां और दूसरा झारखंड का दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग देखना चाहें फिर से कि नदियां कहां से झारखंड में निकल रही है, तो मैप के माध्यम से लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी नदियां कहां से निकल रही है और किस योर बहकर जाती है, उसी अनुसार से हम उसका नाम भी दे देंगे। तो यहां से जो झारखंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वह यहाँ लातेहार में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है टोरी। इस टोरी पॉइंट से यहां से एक नदियां निकलती है। जो झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह नदी है दामोदर, और वह नदी इस एरिया से बहते हुई बंगाल में प्रवेश करती है। यानी यह नदियां कौन सा जा रही है, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो टोरी जो पड़ता है लातेहार में टोरी से यह नदी निकल रही है और इस एरिया से बहते हुए कहां चली जा रही है, बंगाल में प्रवेश कर जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नदी झारखंड का है वह है इस एरिया पिस्का नगरी, यहाँ पे नाम है, जो पड़ता है रांची में पिस्का नगरी, और इस रांची वाला क्षेत्र से दो नदियां निकल रही है। एक यह नदी है जो जा रही है, इसका नाम है स्वर्ण रेखा, या और एक नदियां यहीं से और निकल रही है जिसका हम लोग नाम देते हैं दक्षिणी कोयल, यह है दक्षिणी कोयल नदी। तो एक नदी तो हम लोग देख लिए दामोदर कहां से निकल रही है, किधर बह रही है, और एक नदी हम लोग देख लिए कि स्वर्ण रेखा कहां से निकल रही है, किधर बह रही है, और दक्षिणी कोयल निकल रही है कहां से और कहां बह रही है। एक और इंपॉर्टेंट नदी हम लोग देखे तो यहाँ गुमला में जो चैनपुर प्रखंड गुमला में पड़ता है, चैनपुर प्रखंड, इस चैनपुर प्रखंड से एक नदी निकल रही है और वह नदी नीचे जाके दक्षिणी कोयल में ही मिल जाती है जिसका नाम है शंख नदी। यह शंख नदी पड़ती है जो चैनपुर प्रखंड गुमला से निकलती है और नीचे जाकर दक्षिणी कोयल में ही मिल जाती है। उसके बाद करें हम लोग तो एक नदी यहाँ हजारीबाग के पठार से निकलती है और यह पौधमा से निकलती है और दामोदर में जाके मिलती है। तो यह पौधमा से निकली और कहाँ मिल गई, जाकर दामोदर में। तो यह इस क्षेत्र का विशेष नदियां हुआ जो कहां बह रही है, या तो दक्षिण की ओर जा रही है या तो पूरब की ओर जा रही है। तो इस नदियां को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां, या तो दक्षिणवर्ती नदियां या तो पूर्ववर्ती नदियां। तो ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हुआ झारखंड का जो दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती के रूप में जाने जाती है। एक पहला दामोदर जो लातेहार का टोरी से निकल रहा है, दूसरा हम लोग स्वर्ण रेखा देखे जो झारखंड का विशेष तौर पर महत्वपूर्ण नदी है, वह कहां से निकल रहा है, तो वह निकल रहा है आपका पिस्का नगरी रांची से, और पिस्का नगरी रांची से ही एक नदी और निकल रही है जो कहां जा रही है, तो इधर इस एरिया में, इस पश्चिमी सिंहभूम का एरिया में बहाव करते हुए और उड़ीसा में प्रवेश कर जा रही है। एक नदी और निकल रही है चैनपुर प्रखंड गुमला से जिसको हम लोग शंख नदी नाम देते हैं, वह भी कहां चली जाती है, तो वह भी उड़ीसा क्षेत्र में प्रवेश करके और कहां मिल जाती है, दक्षिणी कोयल में ही मिल जाती है। तो इस क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण नदी हुआ।
और बात करें तो इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां या तो दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती जाने वाली नदियां, तो उसके बारे में और बात करें तो यहाँ से एक नदी आपका आ रही है जो झारखंड में प्रवेश, आप कल ही बता चुके थे एक वीडियो में कि यह झारखंड का सिर्फ बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ पे साहेबगंज पर जो नदियां हैं आपका गंगा, यानी गंगा नदी झारखंड का सिर्फ साहेबगंज में बाउंड्री शेयर कर रही है। उसके बाद इस एरिया में जो नदी निकल रही है, यहाँ साहेबगंज का राजमहल पहाड़ से एक नदी निकल के इस गंगा में मिलती है जिसका नाम है गुमानी। ये गुमानी नदी था जो जाके कहाँ मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है। उसके बाद यहाँ पे गढ़वा में एक पहाड़ पड़ता है बांस पहाड़, और गोड्डा में एक पहाड़ पड़ता है बांस पहाड़, और ये बांस पहाड़ से एक नदी निकल रही है जिनका नाम है बांसलोई नदी, और यह नदी भी कहाँ मिल जा रही है, जाकर गंगा में मिल जा रही है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दुमका में एक पहाड़ पड़ता है दुधवा पहाड़, और यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। यह नदी भी कहाँ जाकर मिल जा रही है, तो गंगा का जो एक धारा बाद में बढ़ती है फरक्का बांध से, पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध से गंगा दो धारा में बढ़ जाती है, एक चली जाती है बांग्लादेश में और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में। जो बांग्लादेश में जाता है उसको हम लोग पौधमा बोलते हैं, और जो पश्चिम बंगाल में जाता है उसको हम लोग हुगली बोलते हैं। तो यहाँ तक जो गुमानी और बांसलोई नदी था वो तो गंगा में जाके मिल रही थी, लेकिन अब जो ब्राह्मणी नदी होगी वह कहाँ मिलेगी, तो जो धारा अलग से हुई फरक्का बांध से वह हुगली में आकर मिलेगी, यानी हुगली नदी में जाकर मिल रही है। तो दुमका के दुधवा पहाड़ी से निकल रहा है एक नदी जिसका नाम है ब्राह्मणी, वह कहाँ मिल जा रही है, तो गंगा का ही पार्ट हुआ हुगली, यानी हुगली में मिल जा रही है। उसके बाद यहाँ बाबा नगरी से तिरकुट पहाड़ एक यहाँ पे पड़ता है, और इस तिरकुट पहाड़ से एक नदियां निकल रही है, जो नदियां भी जाकर कहाँ मिल रही है, तो यह भी हुगली में मिल रही है, और इसका नाम है आपका मयूरक्षी नदी, जो महत्वपूर्ण नदी है, जो अभी पहले बात कर चुके थे, झारखंड का एकमात्र नदी है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, नौकायान कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ एक मुंगेर पड़ता है बिहार में, बहुत प्रसिद्ध जिला मुंगेर, वह मुंगेर से एक नदी आग निकलती है और झारखंड में आकर प्रवेश करती है, और यह भी जाकर मिल जाती है गंगा के जो धारा है हुगली में, इसका नाम है अजय नदी। इसका कौन सा नदी नाम है, अजय नदी। तो ये सब जितना भी नदियां हुआ संथाल परगना का, खास करके गुमानी, बांसलोई, ब्राह्मणी, अजय और मयूरक्षी, यह नदी भी कैसी नदी हुई, तो यह किधर जा रहा है देख लीजिए, पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती की ओर, पहले थोड़ा सा दक्षिण की ओर आकर फिर पूर्ववर्ती में मुड़ जा रही है। या फिर जो नदियां इधर बात की हम लोग, दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख, या पौधमा से निकलने वाली बराकर नदी, इस नदी का क्या नाम है, बराकर नदी। तो यह भी नदी कहां बह रही है, तो यह भी नदी या तो दक्षिणवर्ती जा रही है या तो पूर्ववर्ती जा रही है। तो ये जो जितना भी नदियां यहां नाम बताएं, यह कौन सी नदी झारखंड का हो जाएगी, या तो दक्षिणवर्ती या तो पूर्ववर्ती। तो हम लोग झारखंड की नदियां के दो टॉपिक में बांटे, पहला हम लोग उत्तरवर्ती नदियां जो उत्तर की ओर बहकर बिहार में जाकर गंगा नदी की या फिर उसकी सहायक में मिल जा रही है। दूसरा एक या तो दक्षिणवर्ती या तो पूर्ववर्ती नदियां जो दक्षिण निकलती तो पठार से, लेकिन वह दक्षिण की ओर बहती है या पूरब की ओर बहकर गंगा नदी में या डायरेक्ट समुद्र में या किसी ना किसी सहायक रूप में जाकर मिल जाती है। तो हम लोग देख लिए दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है। अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि इसका उद्गम कहां हुआ और किस ओर बहाव कर रहा है अपना। अगला क्लास में हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी कौन कौन सा जिला को टच करती है, कहां क्या विशेषता है, हम अगला क्लास में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ याद रखिएगा कि कौन सा नदी किधर बह रही है, अभी इतना आप लोग को माइंड में सेट करना है, फिर हम लोग कल अगला क्लास में पूरी डिटेल से इस नदियों को पढ़ लेंगे। अब आगे बात करते हैं तो उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन सी जाती है, ये तो हम लोग दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां देख लिए। तो उत्तरवर्ती नदियां में पहला हम लोग बात करते हैं झारखंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, उद्गम तो झारखंड में नहीं है लेकिन अपवाह क्षेत्र इसका कुछ ना कुछ है झारखंड में। तो यह नदी है, यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी आपको पता ही है कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश यानी एमपी में निकल रही है, और ये नदियां यहां से बहकर और इस गढ़वा और पलामू वाला क्षेत्र से होते हुए कहां जाके मिल जा रही है, तो ऊपर में जाके बिहार में गंगा में मिल जाती है। और यह कौन सा नदी है, तो यह है सोन नदी। यह कौन सा नदी है, सोन नदी। और इसका विशेषता आपको बताए दिए कि यह झारखंड का एकमात्र नदी के रूप में जाना जाता है जो बरसाती नहीं है, यानी इसमें सालों भर पानी रहता है, बरसात पर डिपेंड यह नदियां नहीं है। उसके बाद और देखें तो यहाँ रांची का पठार से एक नदियां निकलती है ऊपरी पठार से, और यह नदियां जाकर इसी में जाकर मिलती है, यानी कि सोन नदी में मिलती है जो ऊपर जा रही है, इसका नाम है उत्तरी कोयल नदी, यानी उत्तरी कोयल नदी उत्तर की ओर जाकर मिल जा रही है।
उसके बाद और बात करें तो इस एरिया से जो ऊपर वाला क्षेत्र आपको बताए होंगे पहले कि इसको बोलते हैं हम लोग पठार, यानी छोटा नागपुर का कौन सा पठार, तो हजारीबाग का ऊपरी पठार, हजारीबाग का निचली पठार बोलते हैं। तो हजारीबाग का निचली पठार से कई नदियां निकलती है और झारखंड में थोड़ा सा अपना बहाव करके और कहां चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है, यानी बिहार के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। तो वह कौन कौन सी नदियां हैं, तो यहां से एक नदियां निकल रही है जिसका नाम है फल्गु, यहां से एक नदियां निकल रही है जिसका नाम है सकरी, यहां से एक नदियां निकल रही है पलामू से जिसका नाम है पुनपुन, यहां से एक नदियां निकल रहा है जिसका नाम है चानन या पंचानन। यानी जितना भी नदियां इधर निकला, चाहे या चानन हो जाए, चाहे या सकरी हो जाए, चाहे या पुनपुन हो जाए, चाहे या फल्गु हो जाए, ये सारा नदियां सिर्फ झारखंड में उद्गम करती है और कुछ कुछ क्षेत्र छोटा सा बहाव क्षेत्र में होकर गुजरती है और कहां चली जाती है, तो ऊपर में जाके या तो बिहार में जाके गंगा नदी में मिल जाती है या फिर गंगा नदी के सहायक नदी में मिलकर गंगा नदी में मिलती है। तो ये जितना भी नदियां ऊपर बताएं, चाहे वह सोन नदी, चाहे वह उत्तरी कोयल नदी, चाहे वह फल्गु, चाहे वह चानन, पंचानन, सकरी, वो सारा नदियां क्या है, तो झारखंड में सिर्फ उद्गम है और अपना बहाव क्षेत्र ज्यादा किस में रखती है, बिहार में। तो ये सारा नदियां उत्तर की ओर बह रही है, तो इसीलिए इस नदियों को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरवर्ती नदियां, यानी झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां। तो हम लोग उत्तरवर्ती नदियां किसका किसको देख लिए, तो एक पहला सोन, दूसरा उत्तरी कोयल, और यहीं पर उत्तरी कोयल के सहायक में और भी है, औरंगा है, अमानत है, बूढ़ा है, इस और भी नदियां हैं, लेकिन वो सहायक नदियां के तौर पर आती है, उतना विशेषता नहीं रखता है। सहायक नदियां हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन बताएं, सोन है, उत्तरी कोयल है, फल्गु है, सकरी है, चानन है, पंचानन है, और ये सब सारा नदियां जो है वो झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं जो उत्तर की ओर बहाव करके और बिहार में जाकर गंगा नदी में अपने पानी को छोड़ देती है। दक्षिणवर्ती नदियां में हम लोग इस सब नदियां को देख लीजिए, जिसमें दामोदर आ गया, सोन आ गया, दक्षिणी कोयल आ गया, बराकर आ गया, मयूरक्षी आ गया, जय आ गया, ब्राह्मणी आ गया, गुमानी आ गया, बांसलोई आ गया। ये सब जितना भी नदियां था या तो दक्षिणवर्ती हो गया या तो पूर्ववर्ती हो गया। तो नदियां को हम लोग दो प्रकार में बांटे थे, एक उत्तरवर्ती नदियां, एक दक्षिणवर्ती नदियां या पूर्ववर्ती नदियां। तो हम लोग आज केवल इसको देख लिए कि कौन सी नदियां कहां से निकल रही है, एग्जैक्ट अभी जगह भी याद नहीं किए हैं, बस हम लोग देख रहे हैं कि इस नदियां किधर बह रही है, यानी कौन कौन सी नदियां दक्षिणवर्ती में गिनती आएगी या पूर्ववर्ती में गिनती आएगी और कौन कौन सी नदियां उत्तरवर्ती में गिनती आएगी। अब हम कल जो अगला क्लास नदियां पर आप लोग को देंगे उसमें नदियां के डिटेल देंगे कि कौन सी नदियां एग्जैक्ट कहां से निकल रही है, उसका उद्गम कौन सा पठार से है, कौन सा जिला से है, या अपना पानी को कौन कौन सा जिला में ले जाती है और उसका विशेषता क्या रहा है या प्राचीन समय में उसका विशेषता क्या रहा है। हम सारा चीज के बारे में डिटेल चर्चा कल की क्लासों में नदियां में करेंगे। आज इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन सी नदियां कहां से निकलकर और किधर जा रही है। कल इसमें मजा आएगा हम लोगों को पढ़ने में कि यह नदियां क्या क्या विशेषता रखती है या फिर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आज के लिए आपका क्लास यहीं विराम करते हैं। थैंक यू।